नमस्कार, मैं पायल और आप देख रहे हैं डीएनएन इंडिया। अजमेर में नगर निगम की G+3 नई बिल्डिंग का आज उद्घाटन कार्यक्रम आयोजित हुआ, जहां इस कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, स्वायत्त शासन मंत्री झापर सिंह खर्रा, केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी व केंद्रीय जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने शिरकत की। इस कार्यक्रम में कई जनप्रतिनिधियों के साथ ही विभिन्न विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। अजमेर में नगर निगम की G+3 नई बिल्डिंग का आज उद्घाटन कार्यक्रम आयोजित हुआ, जहां इस कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, स्वायत्त शासन मंत्री झापर सिंह खर्रा, केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी व केंद्रीय जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने शिरकत की। जहां इस कार्यक्रम के दौरान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी, जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत व नगर निगम महापौर ब्रजलता हाड़ा, विधायक अनीता भदेल समेत विभिन्न नेताओं ने स्वायत्त शासन मंत्री झापर सिंह खर्रा के समक्ष अपने मत साझा किए, जहां आज अतिथियों का माला व साफा पहनाकर स्वागत किया गया। मीडिया से रूबरू होते हुए यूडीएच मंत्री झापर सिंह खर्रा ने कहा कि पिछले 1.5 साल से सरकार की विभिन्न नीतियों में जनता के सुझावों के साथ संशोधन किया गया और कुछ में प्रक्रियाधीन है। स्वायत्त शासन व नगरीय निकाय को ऑनलाइन करने की प्रक्रिया चल रही है। मुख्यमंत्री के साथ पार्टी के सभी नेताओं का मत है कि कार्य सभी ऑनलाइन व समयबद्ध तरीके से होने चाहिए। भर्ती प्रक्रिया पर मंत्री का कहना है कि स्वायत्त शासन विभाग के लिए भर्ती परीक्षा मई में आयोजित हुई थी। आरपीएससी के अनुसार जून के प्रथम पखवाड़े तक रिजल्ट भी घोषित कर दिए जाएंगे और साक्षात्कार के माध्यम से अगस्त माह में नए कर्मचारी विभाग में ज्वाइन कर लेंगे। तकनीकी विभाग के लिए भी विचार प्रक्रियाधीन है। कहा कि आशा की जा रही है कि 2025 में नगर निकायों में अधिकारी व कर्मचारी की कमी की पूर्ति करने में सफल होगा। विभागों को ऑनलाइन करने से आमजन को नगर निकायों के कार्यालयों में अनावश्यक चक्कर काटने नहीं पड़ेंगे। विभाग में आवेदन डालने पर समयबद्ध तरीके से उनके कार्य किए जाएंगे। यदि किसी को कोई समस्या आती भी है तो आवेदक के पास अपील का ऑप्शन भी रहेगा। साथ ही गत दिनों पूर्व नाज होटल अग्निकांड को लेकर मंत्री ने कहा कि मामले की गंभीरता को देखते हुए एक अभियान चलाने का निर्णय किया जा रहा है, जिसमें प्रतिष्ठानों की सुरक्षा एवं व्यवस्थाओं को जांचा व परखा जाएगा और मामले में लापरवाही पाए जाने पर विधिवत कार्रवाई की जाएगी। नई नगर पालिकाओं के निर्माण विषय पर कहा कि वित्तीय संसाधन के लिए पत्रावली संबंधित विभाग को भेज रखी है, जिससे उनको अवश्य राहत मिलेगी। कहा, वार्डों के परिसीमन के बाद वन नेशन वन इलेक्शन के तहत राजस्थान में चुनाव जल्द ही करवाए जाएंगे। माननीय केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री जी की तरफ से, कुछ माननीय विधायक अनीता जी की तरफ से और कुछ महापौर जी की तरफ से आए थे। हमने पिछले 1.5 साल में आमजन से संबंधित जितनी नीतियां थी, जितने नियम कायदे थे, जनता के सुझावों के अनुसार उनमें संशोधन किया है और कुछ में अभी संशोधन की प्रक्रियाधीन है। इसके अलावा स्वायत्त शासन और नगरीय विकास और आवासन मंडल के कार्यालय में जितने भी नगर निकाय हैं उनको ऑनलाइन करने की प्रक्रिया चल रही है और माननीय मुख्यमंत्री जी का और मंत्रिमंडल के हमारे सभी साथियों का, सभी पार्टी के विधायकों का, पार्टी के पदाधिकारियों का ये मत है कि आमजन से संबंधित सारे काम ऑनलाइन होने चाहिए और समयबद्ध तरीके से होने चाहिए। इस दिशा में भी हम प्रयास कर रहे हैं। हमारे विभाग में कर्मचारियों की कमी थी, क्योंकि 2018 से 2023 के कालखंड में विभाग से संबंधित जो भर्तियाँ हुई, परीक्षाएं हुई, उन सब में अनियमितता होने की वजह से उनको रद्द करना पड़ा। अभी मार्च में स्वायत्त शासन विभाग के लिए भर्ती परीक्षा आयोजित हुई थी। राजस्थान लोकसेवा आयोग का ये कहना है वो जून के प्रथम पखवाड़े तक उसका परीक्षा परिणाम जारी कर देंगे और उसके बाद साक्षात्कार के माध्यम से अगस्त तक हमें नए अधिकारियों की खोज मिलेगी। इसके अलावा हमने तकनीकी अधिकारियों
के लिए भी राज्य कर्मचारी चयन आयोग बोर्ड के माध्यम से कार्रवाई शुरू कर रखी है। नगर नियोजन में सहायक नगर नियोजन की भर्ती हमने भी पिछले दिनों की है और उम्मीद करें कि 2025 का वर्ष नगर निकायों में अधिकारी कर्मचारियों की कमी की पूर्ति करने में निश्चित रूप से सफल होगा और तब तक हम सारी सेवाओं को ऑनलाइन करने में भी सफलता प्राप्त कर लेंगे और उसके बाद आमजन को नगर निकायों के कार्यालयों के अनावश्यक चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। एक बार ऑनलाइन आवेदन करने के बाद समयबद्ध कालखंड में उसके द्वारा जो भी, चाहे वो जन्म प्रमाण पत्र हो, चाहे मृत्यु प्रमाण पत्र हो, चाहे भवन निर्माण की स्वीकृति हो, चाहे भू परिवर्तन का मामला हो और चाहे दूसरे किसी भी प्रकार के प्रकरण हो, समयबद्ध तरीके से वो निस्तारित हो। उनके आवेदन में कोई कमी खामी हो तो हमने उसमें ये भी विकल्प रखने का प्रयास कर रहे हैं कि आवेदक को विदिन 1 सप्ताह के अंदर अंदर उसके आवेदन की कमी के बारे में सूचित किया जाए और उसे उसकी पूर्ति करने के लिए अनुरोध किया जाए और अंतिम निर्णय से अगर कोई आवेदक संतुष्ट नहीं होता है तो हम ये भी प्रावधान करें कि उसमें उसको पास अपील का अधिकार होता है और अपील में अगर उसकी शिकायत सही पाई गई और जिस भी कर्मचारी अधिकारी ने निर्णय में कोई कमी खामी छोड़ी हो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का भी प्रावधान। निर्माण कार्य पूर्ण होने से पहले विवादों में रहा अजमेर नगर निगम का नया भवन। निर्माण पूरा होने के बाद उद्घाटन के दिन भी विवादों में रहा। अजमेर नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष द्रौपदी कोली ने अपने रोष का इजहार करते हुए नगर निगम प्रशासन के साथ साथ राजनेताओं पर कई आरोप लगाते हुए उन्हें आड़े हाथों लिया। निर्माण कार्य पूर्ण होने से पहले विवादों में रहा अजमेर नगर निगम का नया भवन। निर्माण पूरा होने के बाद उद्घाटन के दिन भी विवादों में रहा। अजमेर नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष द्रौपदी कोली ने अपने रोष का इजहार करते हुए नगर निगम प्रशासन के साथ साथ राजनेताओं पर कई आरोप लगाते हुए उन्हें आड़े हाथों लिया। नगर निगम नेता प्रतिपक्ष द्रौपदी कोली ने नई बिल्डिंग में नेता प्रतिपक्ष का रूम अलॉट नहीं करने पर हंगामा खड़ा कर दिया। नेता प्रतिपक्ष द्रौपदी कोली ने महापौर और नगर निगम प्रशासन पर संवैधानिक पद की अनदेखी करने का आरोप लगाया है। नेता प्रतिपक्ष द्रौपदी कोली ने कहा कि नगर निगम की नई बिल्डिंग का आज उद्घाटन कार्यक्रम है। नेता प्रतिपक्ष एक संवैधानिक पोस्ट है, न यहाँ पर नेता प्रतिपक्ष का कोई कमरा है, न ही नेम प्लेट लगी हुई है। महापौर की ओर से कमरे में उन्हें बुलाया गया। कोहली ने कहा कि 2 दिन पहले ही नगर निगम कमिश्नर को अवगत करवा दिया था कि नेता प्रतिपक्ष का कमरा नहीं है। कमिश्नर ने आश्वासन दिया था, लेकिन आज उद्घाटन है और नेता प्रतिपक्ष का कमरा अलॉट नहीं किया गया है। नेता प्रतिपक्ष के एक संवैधानिक पोस्ट का उल्लंघन किया जा रहा है। आवाज दबाने का भी काम किया जा रहा है। महापौर ने कहा कि पुरानी बिल्डिंग पर लगी हुई नेम प्लेट को उखाड़ कर लाकर यहाँ लगा दो। विपक्ष के आवाज को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। आज हमने संविधान के दायरे में रहते हुए संविधान का इन्होंने उल्लंघन किया। नेता प्रतिपक्ष भी संवैधानिक पद है, जैसे उप महापौर है, महापौर है, ये संविधान ने अधिकार दिया इनको, क्योंकि ये भी एक पार्षद है। नहीं तो पार्षद में से चुना गया मेयर, उप महापौर और नेता प्रतिपक्ष, और तीनों के पद बराबर होते हैं संविधान में, लेकिन इन्होंने उसकी अवहेलना की है। यहाँ पर जो बिल्डिंग बनी है नई, सबके कमरे अलॉटमेंट है, नेता प्रतिपक्ष का कोई भी कमरा अलॉटमेंट नहीं है। उसके बाद ये जो अभी आप देखना नेम प्लेट जब उद्घाटन हो, इस नेम प्लेट में भी नेता प्रतिपक्ष का नाम नहीं है। नाम मेरे नाम की वो नहीं है, लेकिन नेता प्रतिपक्ष का नाम होना चाहिए, नेता प्रतिपक्ष होना चाहिए। संविधान के अनुसार ये काम होना चाहिए, लेकिन इन्होंने नहीं किया, उसका मेरा विरोध है। मेयर साहब से क्या बात हुई आपकी? अभी मेयर साहब से मेरी बात हुई। मैंने मेयर साहब को कहा, मैं भी कमिश्नर सर को मैंने 2 दिन पहले ही कह दिया था ये बात कि आपने सबके कमरे बनाए, मेरा कमरा नहीं बनाया। अगर नहीं बनेगा उद्घाटन वाले दिन मेरा कमरा, तो कमिश्नर सर उसके जिम्मेदार आप होंगे, मैं विरोध प्रदर्शन करूंगी वहाँ पर। ये बात मैंने 2 दिन पहले ही कमिश्नर सर को कही है, तो लगानी चाहिए। अभी किसकी जिम्मेदारी है कि वो कौन जिम्मेदार अधिकारी है, वो तो ये जाने। तो मेयर साहब कह रहे हैं अभी लगा देंगे, मैंने कहा लगाओ, हम थोड़ी मना कर रहे, लेकिन वही नेम प्लेट उतार के लगा दोगे, ये कौन सी बात? ऑल इंडिया रेलवे पेंशनर्स वेलफेयर फेडरेशन अजमेर की ओर से रिटायर्ड रेलवे विंग्स एम्प्लॉइज के प्रकोष्ठ की ओर से 8वें वेतन आयोग में पेंशनर्स की भागीदारी समेत विभिन्न मांगों को लेकर रेलवे विजिट में बैठक आयोजित की गई, जिसमें रिटायर्ड रेलवे विंग्स एम्प्लॉइज प्रकोष्ठ के विभिन्न पेंशनर्स ने अपनी समस्याएं रखी।
ऑल इंडिया रेलवे पेंशनर्स वेलफेयर फेडरेशन अजमेर की ओर से रिटायर्ड रेलवे विंग्स एम्प्लॉयज़ के प्रकोष्ठ की ओर से 8वें वेतन आयोग में पेंशनर्स की भागीदारी समेत विभिन्न मांगों को लेकर रेलवे बिसेट में बैठक आयोजित की गई, जिसमें रिटायर्ड रेलवे विंग्स एम्प्लॉयज़ प्रकोष्ठ के विभिन्न पेंशनर्स ने अपनी समस्याएं रखी। मंडल अध्यक्ष ने कहा कि पिछले कुछ दिनों पहले संसद में वित्त विधेयक पारित हुआ था, जिसमें केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन का ऐलान किया गया था, परंतु कहा गया कि भारत सरकार पेंशनर्स वेतन के लिए बाध्य नहीं है। जहां 5वें वेतन आयोग में बड़ी मशक्कत के बाद पेंशनर्स के लिए पेंशन वेतन लागू करवाया था, जो 6वें तथा 7वें पेंशन आयोग तक लागू रहा। अब 8वें वेतन आयोग में सरकार एक बार फिर पेंशनर्स के हित से परे नियम निकाल रही है, जिसको लेकर आज बैठक आयोजित की गई है, जिसमें सरकार से वार्तालाप को लेकर विभिन्न पक्ष रखे गए और उनकी मांगों को केंद्र के समक्ष रखने की रूपरेखा तैयार की गई। हाँ सर, बताइए किस संबंध में बैठक आयोजित की गई और क्या मुद्दे रहे? नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन से संलग्न हमारे सेवानिवृत्त रेल कर्मचारियों का प्रकोष्ठ RREW रिटायर्ड रेलवे विंग एम्प्लॉयज का जो है, उसके तत्वाधान में हम पिछले 32 वर्षों से रिटायर्ड रेलवे एम्प्लॉयज को रिप्रेजेंट करने का काम कर रहे हैं। पिछले दिनों भारत सरकार ने एक वित्त विधेयक ला करके लोकसभा और राज्यसभा में ये पारित करने का काम किया कि पेंशनर्स को लिए पेंशन की पैरिटी के लिए भारत सरकार बाध्य नहीं है। एक और हमने 5वें वेतन आयोग के बाद संघर्ष करके पे कमीशन में एक पेंशन के मुद्दे को शामिल कराने का काम किया, जिसका लाभ पेंशनर्स को 6वें वेतन आयोग में और 7वें वेतन आयोग में प्राप्त हुआ। और जिस तरह से कर्मचारियों की सैलरी पे कमीशन के माध्यम से इंक्रीज होती है, उसी तरह से पेंशनर्स की पेंशन में भी वृद्धि होने का काम होता है। लेकिन अफसोस की बात है कि एक और हम 8वें वेतन आयोग के गठन की डिमांड कर रहे हैं और दूसरी ओर भारत सरकार फाइनेंस बिल में अमेंडमेंट करके और ये बात करने का काम कर रही है कि सरकार पेंशन की पैरिटी के लिए बाध्य नहीं है। यानी जो 7वें वेतन आयोग में 6वें वेतन आयोग में जो सेवानिवृत्त हुए हमारे पेंशनर्स हैं, उनको 8वें वेतन आयोग का लाभ देने के लिए सरकार बाध्य नहीं है। यह बहुत चिंता की बात है। इससे पूरे देश के तमाम पेंशनर्स, चाहे रेलवे में हो या केंद्र सरकार के अन्य विभागों में हो या राज्य सरकार के अन्य विभागों में हो, तमाम पेंशनर्स के में चिंता का विषय है। और इस चिंता को दूर करने के लिए हमने RREW, जो हमारा नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन का विंग है, इसे राष्ट्रीय स्तर पर ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन के साथ संलग्न करके ऑल इंडिया रेलवे पेंशनर्स वेलफेयर फेडरेशन का गठन करने का काम किया है। और सरकार से इस 8वें वेतन आयोग में ये संघर्ष करने का बात करेंगे कि सरकार की जिम्मेदारी है, पेंशनर्स का जो जिम्मेदारी है, जिसने देश में के लिए अपने जीवन के बहुमूल्य 30, 35, 40 वर्ष जवानी के दिए हैं, उनके सामाजिक सुरक्षा के लिए, उनकी पेंशन की गारंटी के लिए सरकार की जिम्मेदारी है। इस जिम्मेदारी से सरकार अलग नहीं हो सकती है और पेंशनर्स को भी 8वें वेतन आयोग का लाभ मिले, इस बात की गारंटी लेने के लिए नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन ने एक अधिवेशन, विशेष अधिवेशन का। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे खबरों की नए सफर के साथ। कैंसर बीमारी ही ऐसी है, चिंता तो होगी ना। लेकिन अब अपनी चिंता को बदलो विश्वास में, क्योंकि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और कैंसर सर्जरी के उपचार के साथ आधुनिक सुविधाएं भी। विजिट करें आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी एट चाची आवास अजमेर। Are you not excited? Holidays will be very boring for me. For using black rice and sugar. This black rice has a very unique flavor.
रत्नागिरी पहाड़ी पर संचालित सावित्री माता रोपवे कंपनी के विरुद्ध वन विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पहाड़ी पर रोपवे प्रोजेक्ट के लिए किए गए अवैध निर्माण व अतिक्रमित वन क्षेत्र को सीज कर दिया है। साथ ही रोपवे का संचालन भी बंद करवा दिया गया है। रत्नागिरी पहाड़ी पर संचालित सावित्री माता रोपवे कंपनी के विरुद्ध वन विभाग ने बड़ी कार्यवाही करते हुए पहाड़ी पर रोपवे प्रोजेक्ट के तहत किए गए अवैध निर्माण व अतिक्रमित वन क्षेत्र को सीज कर दिया है। साथ ही रोपवे का संचालन भी बंद करवा दिया है। वन विभाग के क्षेत्रीय वन अधिकारी मान सिंह के नेतृत्व में विभाग की टीम मौके पर पहुंची तथा रोपवे टिकट काउंटर पर नोटिस चस्पाकर सीजिंग की कार्यवाही की गई। वन विभाग ने यह कार्यवाही एनजीटी भोपाल के आदेश पर की है। रेंजर मान सिंह ने नोटिस में स्पष्ट किया कि सावित्री माता मंदिर पर स्थापित रोपवे निर्माण एवं संचालन में वन संरक्षण एवं संवर्धन अधिनियम 1980 का उल्लंघन होना पाया गया है। साथ ही रेंजर ने रोपवे संचालन कंपनी दामोदर रोपवे इंफ्रा लिमिटेड को मामले में विधिवत प्रत्यावर्तन होने तक रोपवे का संचालन बंद करने के लिए पाबंद किया है। सावित्री पहाड़ी पर रोपवे संचालन के खिलाफ दौलतराम ने एनजीटी में याचिका पेश की थी। इसकी गत 9 अप्रैल को एनजीटी कोर्ट भोपाल ने सुनवाई की। याचिका में वन भूमि पर अतिक्रमण करने तथा वन अधिनियमों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया। एनजीटी ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को जांच समिति बनाकर रिपोर्ट देने के निर्देश दिए। समिति ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि टिकट काउंटर, शौचालय, कैफेटेरिया, सेप्टिक टैंक और डीजल जनरेटर जैसे निर्माण बिना अनुमति के किए गए हैं। रिपोर्ट के अनुसार कुल 1280.06 वर्ग मीटर वन भूमि पर अतिक्रमण हुआ है। इसमें इसके अगेंस्ट रोपवे के अगेंस्ट सावित्री रोपवे के अगेंस्ट शिकायत है कि इन्होंने वन भूमि पर अतिक्रमण करके कंस्ट्रक्शन कर रखा है। तो इसका केस एनजीटी में चल रहा है। तो 9 तारीख की जो एनजीटी की हियरिंग थी, इसमें ऑर्डर आया था कि पॉल्यूशन बोर्ड इस पर एक्शन टेकन रिपोर्ट ला के दें। तो क्योंकि अतिक्रमण वन भूमि पर था, तो उन्होंने वन विभाग को निर्देशित किया कि आप इस पर एक एक्शन टेकन रिपोर्ट भेजिए। तो उसी के तहत हमने इस पर एक एक्शन लिया है और उसकी रिपोर्ट आगे भेजी। क्या कार्रवाई की गई है? इसे सीज किया गया है जो अतिक्रमित। आगे क्या कार्रवाई हो सकती है? आगे बाकी जो एनजीटी के निर्देश रहेंगे उसी अकॉर्डिंग। राजस्थान सरकार द्वारा खरीफ फसल बाढ़ से प्रभावित किसानों को कृषि आदान अनुदान फसल खराबा का डाटा DIMS पोर्टल पर अपलोड करना शुरू कर दिया गया है, जिसके तहत किसानों को मुआवजा देना शुरू कर दिया गया। किसानों ने कहा कि मुआवजे के लिए पहले कार्यालयों में दर दर भटकना पड़ता था, लेकिन अब सरकारी नुमाइंदे दर दर जाकर मुआवजा बांट रहे हैं। इससे किसानों को काफी राहत मिल रही है। राजस्थान सरकार द्वारा खरीफ फसल बाढ़ से प्रभावित किसानों को कृषि आदान अनुदान फसल खराबा का डेटा DIMS पोर्टल पर अपलोड करना शुरू कर दिया गया है। नसीराबाद के तहसीलदार ममता यादव ने बताया कि प्रभावित पात्र कृषकों का डेटा DIMS पर अपलोड किया जा रहा है। इसके लिए भू अभिलेख निरीक्षक एवं पटवारियों को 23 मई तक अटल सेवा केंद्र में सुबह 10 से 5 बजे तक उपस्थित रहकर शेष रहे किसानों का डेटा अपलोड करने के आदेश दिए हैं। इसके चलते तहसीलदार ममता यादव, नायब तहसीलदार आफ्ताब अहमद तथा नायब तहसीलदार श्रीनगर ने विभिन्न ग्राम पंचायतों लोहरवाड़ा, देराठू, मावशिया, सनौद, सांप्रोदा, रामसर, झड़वासा, भवानीखेड़ा, राजोसी, राजगढ़, नयारा, भागसूरी, नांदला, श्रीनगर, कानपुरा, फारकिया, तिलाना में सघन निरीक्षण करके कार्य प्रकृति पर संतोष जताया और किसानों को अधिकाधिक राहत पहुंचाने के निर्देश दिए। किसानों ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि मुआवजे के लिए पहले कार्यालयों में दर दर भटकना पड़ता था, लेकिन अब सरकारी नुमाइंदे दर दर जाकर मुआवजा बांट रहे हैं। इससे किसानों को काफी राहत मिली है। राज्य सरकार की जो योजना चल रही है अभी फसल खराबी की, उसके लिए मैं सुबह 9:30 बजे आ गया था। तभी किसान यहाँ पे खड़े हुए थे और मैंने लगभग 50 रजिस्ट्रेशन आज किए हैं। इनके फॉर्म लिए हैं, जमाबंदी ली है, आधार कार्ड लिया है और उनका डाटा अपलोड किया है, ताकि किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में फसल खराबी का मुआवजा मिले। और ये राज्य सरकार की बहुत ही अच्छी योजना है जो किसानों को बुला के मुआवजा दिलवा रही है। तिलवाड़ा पंचायत में पटवारी जी ने फ़ोन करके बुलाया मुआवजे के पैसे के लिए। भजनलाल सरकार में मुआवजा, पहले की सरकार में मुआवजा
के लिए किसान को दर दर भटकना पड़ता था और भजनलाल जी की सरकार में सरकार घर घर आके मुआवजा दे रही है। हर आदमी को घर पे पटवारी जी को भेज के मुआवजा दिया जा रहा है, नकलें और आधार कार्ड लेके दिया जा रहा है। केंद्र में मोदी सरकार ने बहुत अच्छा कार्यक्रम चलाया है। राजस्थान के अंदर भजनलाल जी की सरकार में रामराज जी वापस आ गए। मुआवजे के लिए कल सरकार ने वो निकाला भाई कि मुआवजा तुरंत दिया जाए, तो मुआवजे के लिए आए हैं। पटवारी जी यहीं बैठे हैं और ये जमाबंदी वगैरह निकाल के और पटवारी जी को दे रहे हैं। ये हाथों हाथ तुरंत ये हमारा मुआवजे की कार्रवाई कर रहे हैं। आधार कार्ड वगैरह दे रहे हैं, नंबर दे रहे हैं। और इस सरकार में, भजनलाल जी की सरकार में बहुत अच्छा है कि कार्य अच्छा हो रहा है कि किसानों को बुला के ये सूचित कर रहे हैं भाई कि आपका मुआवजा आने वाला है, मुआवजा ले। अजमेर के जेएलएन हॉस्पिटल के पास विजयलक्ष्मी पार्क में तीर्थ सेवा न्यास हरिद्वार की ओर से 20 मई को राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन होगा, जो भारत की संस्कृति में मेवाड़ का योगदान विषय पर आधारित होगी। राष्ट्रीय संगोष्ठी के आयोजन के लिए अजमेर के एक निजी होटल में आज प्रेस वार्ता का आयोजन हुआ, जिसमें कार्यक्रम की पूरी रूपरेखा साझा की गई। अजमेर के जेएलएन हॉस्पिटल के पास विजयलक्ष्मी पार्क में तीर्थ सेवा न्यास हरिद्वार की ओर से 20 मई को राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन होगा, जो भारत की संस्कृति में मेवाड़ का योगदान विषय पर आधारित होगी। राष्ट्रीय संगोष्ठी के आयोजन के लिए अजमेर की एक निजी होटल में आज प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें कार्यक्रम की पूरी रूपरेखा साझा की गई। प्रेस वार्ता में बताया गया कि कार्यक्रम मेवाड़ के स्वाभिमान, लोक संस्कृति, सभ्यता, परंपराओं, वीर गाथाओं, स्वामी भक्ति और राष्ट्र भक्ति से विमुख युवा पीढ़ी को रूबरू करवाने के उद्देश्य से ही संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के राष्ट्रीय पदाधिकारी संजय जोशी, मुख्य वक्ता शारदा पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी राजराजेश्वर महाराज हरिद्वार, विशिष्ट अतिथि बलराम दास बाबा हठ योगी हरिद्वार एवं राम विशाल दास महाराज कोषाध्यक्ष तीर्थ सेवा न्यास हरिद्वार होंगे। संगोष्ठी की अध्यक्षता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक कैलाश करेंगे। देखिए, संगोष्ठी का उद्देश्य ये है कि राजस्थान का जो मेवाड़ क्षेत्र है वो अपनी त्याग, तपस्या, राष्ट्रभक्ति, वीर्यता, शौर्यता के लिए हमेशा जगजाहिर रहा है। परंतु बीच बीच में कुछ ऐसे व्यक्ति जो सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए हमारे योद्धाओं के ऊपर टिप्पणी करते रहते हैं। अभी आपने थोड़े दिन पहले सुना होगा कि महाराणा सांगा जैसे वीर के ऊपर एक नेता ने अभद्र टिप्पणी की। इससे न केवल राजस्थान के जनमानस में रोष है, बल्कि पूरा जो राजस्थान है उसे उद्वेलित है। हम यहाँ के जो वीर योद्धा हैं, हमारे जो सनातनी लोग हैं, हमारी जो सभ्यता है, हमारी संस्कृति है, वो कैसी रही है, उससे हम आगामी पीढ़ी को, युवा पीढ़ी को रूबरू करा सके। इसके निमित्त तीर्थ सेवा न्यास हरिद्वार के माध्यम से एक राष्ट्रीय संगोष्ठी यहाँ पर आयोजित की जा रही है। मैं आपके माध्यम से शहरवासियों से आग्रह करना चाहूँगा कि अधिक से अधिक संख्या में इसमें पधारें और जो सनातनियों के ऊपर जो टीका टिप्पणी की जाती है उसका, और हमारे जो वीर योद्धा है उनके ऊपर जो अभद्र टिप्पणी की जाती है उनके ऊपर हम संयमित रहें और हम उनको पुरजोर हमारी भीड़ से, हमारी एकता से उनको जवाब दें। इसलिए आप अधिक से अधिक संख्या में पधारें। में मेवाड़ का योगदान पर एक राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन 20 मई को होने जा रहा है। तीर्थ सेवा न्यास हरिद्वार के सौजन्य से 20 मई को शाम 7 बजे विजयलक्ष्मी पार्क पर यह कार्यक्रम राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित की जाएगी। इसके मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के राष्ट्रीय पदाधिकारी संजय जी जोशी, मुख्य वक्ता के रूप में जगत गुरु शंकराचार्य जी स्वामी राज रामेश्वर जी महाराज हरिद्वार से, तथा विशेष अतिथि के रूप में बलराम दास जी बाबा हठ योगी हरिद्वार से, तथा माननीय राम विशाल दास जी महाराज कोषाध्यक्ष जो तीर्थ सेवा संस्थान के हरिद्वार के हैं, वो इसमें रहने वाले हैं। संगोष्ठी की जो अध्यक्षता है वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक कैलाश जी वैसा करने वाले हैं। इस गोष्ठी के अंदर अलग अलग कमेटियां बनाई गई हैं जो इस पूरे कार्यक्रम को देखरेख करेगी। उसमें संरक्षक के रूप में कमल किशोर जी शर्मा, सुरेंद्र जी शेखवाद अध्यक्षता करेंगे, शिवराज जी पराला इसमें उपाध्यक्ष रहेंगे, प्रोफेसर अरविंद पारिक जी संयोजक, MK सिंह जी सह संयोजक, राजू शर्मा जी संयोजक सचिव, नेम सिंह जी चौहान सह आयोजन सचिव, तथा मैं कमल प्रकाश कृष्णानी इसका प्रचार प्रमुख की भूमिका में इसमें कार्यक्रम में आयोजित हूँ। मैं आप लोगों से के माध्यम से सभी जनता से निवेदन करता हूँ, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा सनातनी पहुंचकर धर्म लाभ उठाएं और हमारे जो राष्ट्र की। खबरों के सफर में अभी सिर्फ इतना ही, फिर हाजिर होंगे खबरों की नए सफर के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।